बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट से ये मिलकर बनता है। लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक न्यूक्लिक एसिड का कंपाउंड बनाती है। इट इज़ अ हेरिडिटरी मटीरियल। ये विरासत को कंट्रोल करता है। जनरेशन टू जनरेशन ऑर्गेनिजम्स की खसूसियात को कंट्रोल करता है, उनके करैक्टर्स को कंट्रोल करता है और खसूसियात को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होने में हेल्प करता है। कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सेल, ना सिर्फ विरासत को कंट्रोल करता है बल्कि एक सेल के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। क्या होगा कि डीएनए है, डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाएगा और मैसेंजर आरएनए नेक्स्ट प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन जो है तमाम सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं डीएनए, इसकी ये एब्रीवेशन है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड की। सेकंड वन होती है आरएनए, जिसे हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि डीएनए और ये डीऑक्सी एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों बोला जाता है इन्हें। सेकेंड हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसको डिस्कवर कैसे किया गया था? सबसे पहले ये जो काम पब्लिश हुआ ये मेंडल के काम के बाद हुआ था। तकरीबन 4 साल बाद मेंडल के काम के न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किया गया था। सबसे जो पहला साइंटिस्ट है उसका नाम है फेडरिच। इन 1869 के अंदर इसने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया गया था। इसने इसे कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया? फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ ह्यूमन सेल एंड फिश स्पर्म। न्यूक्लियाई से डिस्कवर हुआ था, इसलिए हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियन। और बाद में जब इसकी नेचर को चेक किया गया, इसकी केमिकल कंपोजिशन देखी गई, तो ये एसिडिक इन नेचर था। इसलिए पूरा एसिडिक इन नेचर में होने की वजह से इसको कहा गया न्यूक्लिक एसिड। डिस्कवर फ्रॉम न्यूक्लियाई एंड एसिडिक इन नेचर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट जो है इसको आरएनए की सिंथेसिस जो है वो लैब के अंदर की गई 1955 के अंदर। ट्रांसफ़र आरएनए डिस्कवर हुआ 1965 के अंदर। ये जो डीएनए है ये सेल टू सेल वेरी करता है, यानी एक सेल के अंदर इसके न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस दूसरे सेल के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से डिफरेंट होती है, लेकिन स्पीशी के अंदर इसके नंबर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं जो कि डीएनए के ही बने हुए होते हैं, तो हर ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम ही होंगे। तो पूरी स्पीशीज़ के अंदर ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, अदरवाइज ये एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी जो कि फैटल भी हो सकती हैं और एबनॉर्मेलिटी भी कॉज हो सकती है। सेल टू सेल वेरी हो सकते हैं न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के हिसाब से, लेकिन स्पीशी के अंदर इनकी नंबर जो हैं वो चेंज नहीं होते। नेक्स्ट है इसकी सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? ये क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं और अपना एक्सप्रेशन देते हैं बाय प्रोटीन। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि डीएनए जो है वो पहले मैसेंजर आरएनए बनाता है और मैसेंजर आरएनए फिर प्रोटीन के ज़रिए से अपने कोड को या अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है। बाज़ औक़ात जो है बल्कि जब क्रोमोसोम जो है उसकी फॉर्मेशन होती है तो वो प्रोटीन के साथ जाके मिल जाता है। जिस तरह से बीड लाइक यहाँ पे प्रोटीन होती है और मोस्टली स्टोन प्रोटीन होती हैं, ये बीड की तरह की प्रोटीन्स होंगी और इसके गिर्द डीएनए ऐसे रैप करता है। तो इस टाइम में इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, दरमियान में प्रोटीन होगी और ऊपर जो है वो डीएनए का स्ट्रैंड इसके ऊपर कॉइल करेगा। इस टाइम ये दोनों प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी केमिकल कंपोजिशन, ये नेचर वाइज कैसा होता है। कौन साइंटिस्ट था? PA लेविन था, जिसने 1920 के अंदर इसको डिस्कवर किया था कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का बना हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड को। न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहली होती है पेंटोज शुगर, सेकंड वन होती है नाइट्रोजनस बेस और थर्ड होती है फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर जो होती है ये 5 कॉर्नर रिंग होती है, 5 कार्बन इसके अंदर मौजूद होते हैं। कार्बन नंबर 1,
2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये पेंटोस शुगर है जो इसके अंदर ज़्यादातर राइबोस शुगर पाई जाती है। नाइट्रोजनस बेस जो है इसके अंदर 5 तरह की होती हैं, लेकिन 4 डीएनए के अंदर और 4 जो है वो आरएनए के अंदर पाई जाती हैं। एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये 4 बेसिस डीएनए की हैं और थायमिन रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन आरएनए। यहाँ पे उसमें थायमिन की जगह पे यूरेसिल होगा, बाकी ये 3 बेसिस सेम डीएनए वाली होंगी। फॉस्फेट ग्रुप है, ये आपको नज़र आ रहा है। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ईस्टर से ही बनता है, कार्बोक्सिलिक ईस्टर से बनता है। अगर हम यहाँ पे कार्बन को हटा के फॉस्फेट लगा दें तो ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम वैसे ही होगा। सेकेंड वन है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमने देखा कि 3 हैं, न्यूक्लियोसाइड के अंदर सिर्फ 2 स्ट्रक्चर हिस्सा लेते हैं, एक होती है नाइट्रोजनस बेस और दूसरी होती है पेंटोस शुगर। ठीक है, राइबोस शुगर है और इसकी फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजनस बेस लगी है। तो ये दोनों चीज़ें, यानी जहाँ अगर हम इसका फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजनस बेसिस की टाइप। नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं ये 2 टाइप की होती हैं अपनी कंपोजिशन के लिहाज से। ये किसने डिस्कवर किया, एरविन एक साइंटिस्ट था जिसने इसे डिस्कवर किया था कि नाइट्रोजनस बेस के 2 ग्रुप्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्यूरीन और एक को हम बोलते हैं पायरिमिडीन। प्यूरीन के अंदर आती हैं एडेनिन एंड गवानिन एंड पायरिमिडीन के अंदर आती हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। एडिनिन एंड गवानिन इनकी केमिकल कंपोजिशन सेम होती है। साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल इनकी केमिकल कंपोजिशन एक जैसी होती है। जो एडिनिन एंड गवानिन है ये डबल रिंग होते हैं, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं, और ये तीनों जो हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनकी बॉन्डिंग की तो एडिनिन हमेशा पेयर करता है थायमिन के साथ और गवानिन हमेशा पेयर करता है साइटोसिन के साथ। ठीक है, लेकिन अगर आरएनए है तो आरएनए के में एडिनिन के साथ थायमिन पेयर नहीं करेगा बल्कि यहाँ पर यूरेसिल पेयर करेगा। ठीक है, तो प्यूरीन डबल रिंग होती हैं और पायरिमिडीन सिंगल रिंग होती हैं। नेक्स्ट बची आती है बॉन्डिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके डीएनए का या आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करते हैं। तो अब हमने शुरू में देख लिया था कि यहाँ पर 3 चीज़ें जो है वो आपस में मिलती हैं, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब हम यहाँ पर इनकी बॉन्डिंग देखेंगे किस तरह से होती है। सबसे दरमियान में राइबोस शुगर है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। जो कार्बन नंबर 1 है उसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है। नाइट्रोजनस बेस जो है वो कोई भी हो सकती है, ये 5 बेसिस में से कोई भी एक बेस यहाँ पर अटैच हो सकती है, इसलिए सिर्फ मैंने नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे लिख दिया है। सेकेंड कार्बन के ऊपर इन केस ऑफ डीएनए, अगर ये डीएनए का स्टैंड होगा तो यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इन केस ऑफ डीएनए नॉट आरएनए। कार्बन नंबर जो 3 है उसके ऊपर अटैच होता है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बन नंबर 4 जो है और 3 और कार्बन नंबर 5 के ऊपर अटैच होती है फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस, राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। और यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड है जिसमें भी सेम ऐसे ही होगा, राइबोस शुगर होगी, नाइट्रोजनस बेस होगा और 3rd नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो अब जब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो क्या होगा, कार्बन नंबर 3 के ऊपर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर मौजूद हाइड्रोजन ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से पानी का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो उसके जैसे ही पानी यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो फिर क्या होगा, कार्बन नंबर ऑफ 3 कार्बन नंबर एंड फॉस्फेट ग्रुप से ऑक्सीजन,
ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें एट अ टाइम यहाँ पर 2 ईस्टर बॉन्ड हैं। CO जो बॉन्ड होता है उसको हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो फर्स्ट CO बॉन्ड एंड सेकंड CO बॉन्ड, ठीक है। कार्बन नंबर 5 के साथ भी ऑक्सीजन है और कार्बन नंबर 3 के साथ भी ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 2 ईस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से अब यहाँ पर कार्बन नंबर 3 यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ फ्री है और यहाँ पर फास्फेट ग्रुप भी फ्री है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ भी न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकता है और यहाँ पर कार्बन नंबर 3 के ऊपर भी न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनेगी जो कि आगे जाके न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे टोटली DNA एंड RNA को हम जो एक्सप्लेन में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो डेवलप होते हैं। अल्लाह हाफिज़।